नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पर प्राचीन विषय, प्राचीन इतिहास पर मेरी सीरीज चल रही है प्रारंभिक परीक्षा हेतु। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपके साथ हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो मेरा लेक्चर है, ये महाजनपद और मगध राज के उत्कर्ष पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। और यहाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमने देखा था कि जब ऋग्वेदिक काल में जो कबीलाई जीवन था, उसमें जो दरार आने लग गई थी और वो जो टूटने लग गए थे कबीले जो थे, तो उसके पीछे कारण क्या देखा था हमने कि यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और यदि हम बात करें बिहार की, तो यहाँ बिहार का जो पश्चिमोत्तर बिहार वाला जो एरिया है, यहाँ चूँकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहे के अधिक प्रयोग के कारण अब यहाँ का जो जनजीवन था वो आर्थिक रूप से उन्नत होने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर लोगों की उपज बढ़ने लग गई थी। तो उपज बढ़ने के कारण अब लोग जो है धीरे धीरे, कहना चाहिए, आर्थिक रूप से संपन्न होने लगे थे। तो इस कारण जो है, जो ऋग्वेदिक काल में जो हमको कबीलाई जीवन जो देखने को मिला था, अब उसमें दरार आने लग गई थी और लोग जो है अब छोटे जनपद से, आप कह सकते हैं, बड़े नगरों की तरफ मूव करने लग गए थे। तो जो छोटे छोटे जनपद थे, अब वो जो है महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे थे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, इससे हमें भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आइए हम देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हुए। इन 16 महाजनपदों से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, वो आइए हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं क्या कैसा बनता है। तो कुछ हम लोग महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो जनपद शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम जो हमें ब्राह्मणों में देखने को मिला है, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो जनपद थे, इनका जो उदय का हुआ है, ये ब्राह्मण काल में इनका उदय हुआ। तो जो प्रत्येक जनपद थी, इसमें बहुत सारे गांव या नगर हुआ करते थे, और धीरे धीरे ये जो जनपद थे, इनकी संख्या कम होने लगी थी, और ये छोटे जनपद जो है वो बड़े जनपदों में विलय होने लग गए थे। तो इसी काल समय में हमने क्या देखा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार की यदि हम बात करें तो पश्चिमी बिहार में, और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पूर्वी बिहार में, लोहे के ज्यादा प्रयोग के कारण, लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण लोगों का जो भौतिक जीवन था उसमें बड़ा परिवर्तन आने लग गया था। आर्थिक रूप से ये लोग संपन्न होने लग गए थे, इसीलिए ये लोग जो है अब नगरों की तरफ भी मूव करने लग गए थे। तो हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आते आते ये जनपद जो है महाजनपदों के रूप में विकसित होने लग गए थे। इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, जैन धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें पता पड़ता है कि भारत में इस समय 16 महाजनपदें जो हैं ये देखने को मिली हैं। और इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है वो मगध साम्राज्य हुआ, जिसका संस्थापक जो है वृद्धरथ को माना जाता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आपके सामने एक मैप लगाया हुआ है, ये आप मैप देख सकते हैं। यहाँ जो 16 महाजनपद हैं, उस ये मैप उन सभी महाजनपदों को शो कर रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग एक बार, ये अस्मक जनपद है, अवंती, चेदी, वत्स, काशी, मगध, वज्जी, अंग, कोसल, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, आपकी कंबोज, गांधार। तो ये मैंने आपको एक बार यहाँ पर कुछ आपको दिखा दी है, बाद में हम लोग फिर इनको देखते जाएंगे। तो आइए इन महाजनपदों के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये पूछा जाता है कि इस महाजनपद की, ये आपसे पूछा जाएगा अंग महाजनपद की या मगध महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी। ये आपसे पूछा जाएगा कि उसकी आज वर्तमान स्थिति क्या है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे हुआ करता था, या कोई विशेष बात होगी, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको शो कर दी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली महाजनपद जो है वो है अंग। इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो थी चंपा। इसकी यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये मुंगेर या भागलपुर बिहार में है। ये चंपा या चांदन नदी के किनारे हुआ करता था। और विशेष बात में मैंने लिखा है कि बिंबिसार ने इसे मगध साम्राज्य में जीत लिया था और इसे मिला लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो अभी हम लोग कुछ समय बाद ही बिंबिसार के बारे में पढ़ने वाले हैं।
दूसरी महाजनपद हमारी मगध हुई थी, जो कि सबसे शक्तिशाली थी। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह हुई। क्या हुई इसकी राजधानी? गिरिव्रज या राजगृह हुई थी। ये आज की वर्तमान स्थिति देखें तो पटना या गया। तीसरी महाजनपद की हम बात करते हैं तो ये थी वज्जी। इसकी राजधानी क्या हुई? वैशाली। आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये तिरहुत क्षेत्र के तहत आता है और 8 जनपदों से मिलकर के ये तिरहुत क्षेत्र बना था। अगली महाजनपद कौन सी हुई? तो वह है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी और आज का जो है बनारस इसकी वर्तमान स्थिति हम कह सकते हैं। कौशल अगली महाजनपद थी कौशल। इसकी जो है राजधानी साकेत और श्रावस्ती हुई। साकेत इसको आज का हम अयोध्या बोल सकते हैं और वर्तमान स्थिति इसकी होती है गोरखपुर जिला। अगली महाजनपद हुई मल्ल। इसकी राजधानी कुशावती या पावा कह सकते हैं और पावा थी सॉरी। और आज का अगर हम देखें तो वर्तमान स्थिति इसकी देवरिया है। अगली महाजनपद जो हुई वो हुई वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो प्रयाग है। अगली महाजनपद हमारी कुरु हुई और इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर बोल सकते हैं आप। और वर्तमान स्थिति इसकी दिल्ली या जो मेरठ वाला जो रीजन है वो है। अगली महाजनपद पंचाल थी और इसकी जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र या कंपील आप कह सकते हैं। और आज का जो बरेली फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है वो ये था। अगली महाजनपद शूरसेन है। इसकी जो है राजधानी मथुरा हुआ करती थी, तो आज का भी मथुरा ही ये क्षेत्र है वर्तमान स्थिति। अगली महाजनपद चेदी हुई। इसकी जो राजधानी उस समय हुआ करती थी शक्तिमती या सोत्तवती हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? शक्तिमती या सोत्तवती। तो आज का अगर हम देखें तो नेपाल या और बुंदेलखंड वाला जो रीजन है। अगली महाजनपद जो है वो अवंती थी और इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैनी या महेशमती रही है। आज का भी महेशमती या उज्जैन वाला जो रीजन है। अगली महाजनपद मत्स्य थी। इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी और आज का अगर हम देखें तो जयपुर राजस्थान वाला रीजन। अगली महाजनपद हमें याद रखना है अश्मक। इसकी जो राजधानी थी ये थी पोतन या पोटली। आज का अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है। अगली महाजनपद गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति इसकी पेशावर में है। अगली महाजनपद कंबोज हुई और इसकी जो राजधानी थी वो राजपुर या हाटक थी। और इस आज का अगर हम देखें वर्तमान स्थिति तो ये कश्मीर है इसकी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस महाजनपद की क्या राजधानी रही और इनकी वर्तमान स्थिति भी मैंने आपको बता दी है। तो ज्यादातर आपको याद रखना है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो राजधानी से पूछा जाता है। तो राजधानी आपको सारी ही याद रखना होंगी इन महाजनपदों की। तो 16 महाजनपद हैं, राजधानी याद रखना कोई बहुत कठिन बात नहीं होती है। ये आपको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम काशी की बात करें तो इसे कौशल ने जीत लिया था। मल्ल की बात करें तो इसे मगध ने जीत लिया था। और शूरसेन की बात करें तो इसे भी मगध ने, और अवंती की बात करें तो इसे भी मगध ने जीत लिया था। तो अभी हम लोग मगध राज के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये सब सारी चीजें मैं फिर से डिस्कशन में लाने वाला हूं। तो ये तो था महाजनपदों के बारे में। तो अब आइए हम लोग अब मगध राज का उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि मगध के उदय के क्या कारण रहे हैं। तो ये 3 कारण हम देख सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको ये देखने को मिला कि भारत जो है वो आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा था। तो इसके पीछे कारण हमने क्या देखा था कि उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था, लोहे की प्राप्ति हो रही थी हमको, और इस कारण जो है बड़े नगरों का निर्माण होने लग गया था। लोग जो है अब ग्राम सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता से नगर सभ्यता की ओर बढ़ने लगे थे। राजनीति के साथ साथ हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर आर्थिक विकास भी हो रहा था। आर्थिक संपन्नता ने क्या किया, बड़े राज्यों को और नगरों के निर्माण में योगदान दिया, है ना। लोग आर्थिक रूप से संपन्न होने लगे तो बड़े राज्य और बड़े नगर जो हैं ये बनने लगे थे।
आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के कारण हमको क्या देखने को मिला? मुख्यतः कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लग गई थी। और कृषि उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण देखने को मिला कि उस समय जो है मगध में नदियों का जाल था। तो मगध साम्राज्य जो था वो सोन, गंडक और गंगा नदी के संगम पर था। उसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना, वो मुख्यतः जो है इन तीन नदी सोन, गंडक और गंगा नदी के संगम पर थी। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी थी। तो अब जो लोग हैं वो 2 फसलों के स्थान पर 3 फसल भी लेने लगे थे। क्यों? क्योंकि लोहे का ज्ञान हो गया था, लोहे के जो है उपकरणों का इस्तेमाल होने लग गया था और कृषि उत्पादन बढ़ने लग गई थी और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ में भूमि में भी वृद्धि देखने को मिली हमें। मगध की जो प्रथम राजधानी थी राजगृह, है ना, ये भी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पाटलिपुत्र चूंकि ये 3 नदियों के संगम पर था, सोन, गंडक और गंगा, तो ये भी अपने आप में एक सुरक्षित स्थान था। और जो राजगृह थी, जो इसकी पहले राजधानी थी, वो भी जो है पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो जब आप खुद सुरक्षित हैं, है ना, तो आप जो है अपने राज्य के एक्सपांशन, विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। एक और बहुत रीजन अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जलमार्ग था। तो इस जलमार्ग होने के कारण व्यापार करना भी आसान था। तो इससे भी जो है मगध के लोग जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ छोटा नागपुर की। तो यहाँ से भी बड़ी मात्रा में लौह अयस्क की प्राप्ति हो रही थी, जिससे कि लोहे के हथियार आसानी से और अधिक मात्रा में बनने लगे थे। इसके अलावा जंगल से जो है जंगली लकड़ी और हाथी मिल जाते थे इन लोगों को, जिससे युद्ध में और अधिक सहायता मिलने लगी थी। तो दोस्तों ये सारे मैंने आपको कारण बताए कि मगध राज्य जो है बाकी सभी 16 महाजनपदों में क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने लग गया था। तो मगध राज्य में हमें जो है 3 वंश मुख्यतः देखने को मिले। सबसे पहले हर्यंक वंश देखने को मिला, जिसका समय हमको 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। इसके बाद जो है शिशुनाग वंश आता है, जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। और शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश आता है, जो कि 344 से 323 ईसा पूर्व रहता है। हर्यक वंश की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर बिंबिसार नामक व्यक्ति जो है वो शासक बनता है। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु जो है यहाँ हर्यक वंश का शासक बनता है। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा जो है उदयन, या जिसको कि उदयभद्र भी कहते थे, वो हर्यक वंश का शासक बनता है। और उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और आखिरी जो शासक था वो था नागदशक। अगर हम बात करें शिशुनाग वंश की, तो सबसे पहला शासक जो है वो शिशुनाग हुआ। और शिशुनाग के बाद कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहते थे, और कालाशोक के बाद नंदीवर्धन जो है ये अंतिम शासक हुआ। तीसरा जो वंश था जिसे नंद वंश कहा गया, इसका जो शासक था महापद्मनंद, और आखिरी जो शासक था वो था घनानंद। तो चलिए आइए हम लोग अब हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक जिसे माना जाता है वो था बिंबिसार, और इसका शासन जो था वो 544 से 492 ईसा पूर्व हुआ। तो बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध का समकालीन था। किसका समकालीन था? गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार के बारे में बुद्ध चरित, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि बिंबिसार जो है हर्यंक कुल का वंशज था। लेकिन वहीं डॉक्टर भंडारकर, ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने ये कहा है कि ये नागवंश का हुआ करता था। तो हमें यहाँ पर अलग मत दिखाई देते हैं। बुद्ध चरित में हमें ये पता पड़ता है कि हर्यंक कुल का ही वंशज था, जबकि डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि ये नागवंश का था। बिंबिसार के बारे में मत्स्य पुराण में उसका नाम इसके लिए जो है क्षेत्रुजस उपयोग में लाया गया है, और जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रुजस कहा गया है, और जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ महावंसा की। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बिंबिसार के पिता को भट्टिय नाम दिया गया है। ये कहा गया है कि बिंबिसार के जो पिता थे वो भट्टिय थे, और इसी ग्रंथ में जो है ये लिखा गया है कि बिंबिसार का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 15 वर्ष की आयु में हो गया था। बिंबिसार के बारे में हमें ये पता पड़ता है कि इसने जो है अपनी राजधानी गिरिब्रज बनाई थी। इसके अलावा बिंबिसार ने
कौशल को जीत लिया था, मगध में मिला लिया था। अवंती को भी विजयी कर लिया था, इसको भी मगध में मिला लिया था। और वज्जी महाजनपद को भी जीत करके जो है इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार हेतु विवाह संबंध बना करके, है ना, अपने साम्राज्य विस्तार करने को एक बहुत अच्छा तरीका माना। इसने जो है कौशल देवी से विवाह किया, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। इसके अलावा चेलन्ना, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री थी, इनसे विवाह किया। और वासवी विदेह राज्य की जो पुत्री थी, इनसे विवाह करके, और साथ में क्षेमा, जो कि मध्य पंजाब यहाँ की राजकुमारी थी, इन सबसे विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो हमने ये देखा कि बिंबिसार ने विवाह संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं राज्यवैद्य जीवक की। तो राज्यवैद्य जीवक को राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार के द्वारा अवंती नरेश कौन थे? चंड प्रदूत थे। उनके राज दरबार में इनके इलाज के लिए भेजा था। और साथ में ही अंग को भी जो है अपने राज्य में मिला लिया था। और जब अंग इनके राज्य में मिल गया था, मगध में मिल गया था, तो इसके पश्चात इन्होंने अजातशत्रु, जो उनके पुत्र थे, उसको जो है यहाँ का शासक बना दिया था। तो हमने ये देखा कि किस तरह से बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार किया था, विवाह संबंध स्थापित करके, अथवा अगर किसी को उनके राज्यवैद्य की आवश्यकता थी तो उसको भी उसके राज दरबार में भेजा। किसके राज दरबार में भेजा था, इस तरह का प्रश्न आता है। तो अवंती नरेश जो थे चंड प्रदूत, इनके राज दरबार में बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। और अंग को भी अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था और अजातशत्रु को यहाँ का शासक बना दिया था। बिंबिसार के बारे में यदि हम लोग बात करें तो काफी एक ये योग्य शासक था। इसने सड़कों और नहरों का ही निर्माण नहीं कराया था, अपितु विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करी थी। इसके अलावा बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की परमिशन भी दी थी, स्थायी सेना भी रखी थी अपने यहाँ पर, नियमित लगान लेने की व्यवस्था भी बनाई थी। और यही नहीं, कठोर न्याय व्यवस्था भी हमको बिंबिसार के समय में देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि बिंबिसार ने काफी काम करे, सड़क और नहरें बनवाई, पदाधिकारियों की नियुक्ति करी, बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा और कठोर न्याय व्यवस्था देखने को मिली, नियमित लगान देखने को मिला हमको, और स्थायी सेना देखने को मिली। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बिंबिसार के बारे में हम लोग उनके धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो जैन ग्रंथों में बिंबिसार को जैन मतावलंबी कहा गया है। यही नहीं, बौद्ध ग्रंथों में भी बिंबिसार को बौद्ध मतावलंबी कहा गया है। लेकिन अगर हम विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में तो ये लिख दिया गया है कि बिंबिसार ने तो बौद्ध धर्म ही अपना लिया था और वेलुवन उद्यान दान में दे दिया था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए कि विनय पिटक में ये दिया है कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और वेलुवन उद्यान दान में दे दिया था। तो ये तो था बिंबिसार का एक धार्मिक दृष्टिकोण। अब हम आ जाते हैं अजातशत्रु पर। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और खुद जो है वो शासक बन गया था। जैसे ये शासक बना तो इसने अपने राज्य का विस्तार किया, पाटलिपुत्र, वज्जी और काशी को जीता। इसके अलावा अगर हम अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का लिच्छवी से युद्ध हुआ था। अब आप पूछेंगे कि क्या कारण था लिच्छवी युद्ध के पीछे अजातशत्रु का। तो यहाँ जो इनकी पत्नी थी अजातशत्रु की, पद्मावती, एक तो उन्होंने युद्ध करने की प्रेरणा दी थी कि आप लिच्छवी को हराएं, लिच्छवी को मगध में मिला लें। इसके अलावा इनके जो दो भाई थे हल और बेहल, इनसे इनका झगड़ा हो गया था, अजातशत्रु का झगड़ा हो गया था। झगड़े का कारण बताया जाता है जैन ग्रंथों में कि वो कीमती हार और हाथी लेकर के लिच्छवी पहुंच गए थे। इसके अलावा अगर हम मुख्य कारण की बात करें, मुख्य कारण बाद में बताता हूं। बौद्ध ग्रंथ में ये कहा गया है कि जो हीरो की जो खान थी वो लिच्छवी पर अटैक करने का मेन कारण था।
अब हम देखते हैं कि मुख्य कारण क्या था। तो राजनीतिक एवं धार्मिक कारण थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर मगध से भारत के अगर हम पूर्व में अगर हम और ज्यादा मगध को अगर हम विस्तार पूर्व में करना चाहते हैं, मगध राज्य को हम पूर्व में भी श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो लिच्छवियों को हराना, लिच्छवी पर विजय पाना बहुत आवश्यक था। तो पूर्व में मगध को और श्रेष्ठ बनाने के लिए लिच्छवी को जीतना बहुत आवश्यक था। तो ये तो मैंने आपको बताए थे कि लिच्छवी पर अटैक करने के क्या कारण थे, अजातशत्रु ने लिच्छवी पर क्यों आक्रमण किया था। अब लिच्छवी को जीतने की क्या युद्ध नीति थी। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने किया कि गंगा तट पर एक किला बनवाया, है ना, पाटलिपुत्र में एक इन्होंने किला बनवाया। रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे शस्त्र बनवाए थे, और अपनी राजधानी में एक बहुत मजबूत दुर्ग भी बनवाया था उन्होंने। तो पाटलिपुत्र जो कि गंगा नदी के किनारे था, है ना, वहां पर उन्होंने एक किले का निर्माण किया। इसके अलावा इस तरह के शस्त्र बनाए जिसको कि रथ मूसल और महाशिला कंटक कहा गया है। राजधानी में एक सुदृढ़ दुर्ग बनवाया, और इनके जो मंत्री थे वत्सकार, इनको फूट डालने के लिए वैशाली में भेज दिया गया था। तो ये नाम आप लोग कोशिश करिएगा वत्सकार याद रखने की, कि इनको वैशाली में फूट डालने के लिए भेज दिया गया था। तो ये तो थी इनकी युद्ध नीति, और इस युद्ध नीति से ये जो है लिच्छवी को जीतने में भी सफल हो गए थे। अजातशत्रु के शासनकाल के बारे में हमको पुराणों से ये पता पड़ता है कि अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 2 से 8 वर्ष का था, जबकि बौद्ध साक्ष्यों से हमें ये पता पड़ता है कि अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया था। महापरिनिर्वाण सूत्र से हमें पता पड़ता है कि अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप निर्माण करवाया था, और यहाँ बुद्ध के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ये हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इस बौद्ध संगति में जो बौद्ध के जो उपदेश थे, जो बुद्ध के जो उपदेश थे, उनको जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। तो हमने क्या देखा कि अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और इस संगति में जो है बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने ही जो है अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, और खुद जो है मगध का शासक बन गया था। तो आइए अब हम लोग उदयन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कि शासनकाल 461 से 455 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। पिता के समय में ये कहाँ का राज्यपाल था? तो चंपा का राज्यपाल हुआ करता था। तो उदयन ने अवंती के शासक थे, जो पालक थे, है ना, उसको कई युद्धों में परास्त किया था। इस कारण पालक ने क्या किया, उदयन जब प्रवचन सुन रहा था, इस दौरान जो है धोखे से उदयन का वध करवा दिया था। अब उदयन के बारे में एक बात और याद रखनी कि उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर एक कुसुमपुरा नामक, जिसको आज पाटलिपुत्र कहते हैं, नगर बसाया था, और उसे अपनी राजधानी बनाया था। वहां एक चैत्यगृह का निर्माण भी करवाया था। तो पुराणों में क्या कहा गया है कि उसने लगभग 33 वर्ष तक शासन किया था। इस वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक, उसको जो है शिशुनाग नामक अमात्य ने हटा दिया था, और यहाँ से अब शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। तो अब हमें जो है मगध साम्राज्य में अगला जो वंश जो है वो शिशुनाग वंश है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शिशुनाग वंश का जो समय देखने को मिलता है 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो इसके जो संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। अगर हम इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो शिशुनाग ने अवंती को, कौशल को और वत्स को जीत करके मगध में मिला लिया था। शिशुनाग के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी काला अशोक हुआ। इसने राजधानी को पुनः जो है पाटलिपुत्र बना लिया। पुराण और दिव्य वदान में काला अशोक का नाम क्या मिलता है? काकवर्ण मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पुराण और दिव्य वदान में काला अशोक का क्या नाम मिलता है? तो ये हमें काकवर्ण मिलता है।
कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और साबा कबीर जो है इस संगति के अध्यक्ष रहे थे। इस संगति में मतभेद होने के कारण ये दो संप्रदायों में स्थाविर और महासांगिक में बढ़ गया था। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन हुआ? नंदीवर्धन हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है द्वितीय बौद्ध संगति से, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। और पुराण और दिव्य बदान में कालाशोक का क्या नाम मिलता है? तो काकवर्ण मिलता है। चलिए नागवंश के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला वंश जो है हमारा नंद वंश आता है। तो पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक जो है महापद्नंद हुआ, जो कि एक शूद्र शासक था। पुराणों में महापद्नंद को सर्व क्षत्रांतक कहा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? जो क्षत्रियों का नाश करता है, क्षत्रियों का नाश करने वाले को सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। साथ में पुराणों में ही महापद्नंद को भार्गव कहा गया है, परशुराम का दूसरा अवतार। भार्गव का अर्थ होता है परशुराम का दूसरा अवतार। इसने जो है कलिंग को जीता था और कलिंग से जैन की मूर्ति को ये मगध भी लेके आया था। कलिंग में इसने एक नहर भी खुदवाई थी, जिसका पता हमें किससे पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से पता पड़ता है। एक विशाल साम्राज्य भी स्थापित किया था और इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण करी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण करी थी? महापद्नंद के 8 पुत्रों में घनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद था। इसे ग्रीक लेखकों में क्या कहा गया है? अग्रमीज कहा गया है। ग्रीक लेखकों में इसको घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब घनानंद के समय में ही 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 325 ईसा पूर्व में। ये डेट आपको याद रखना है। 322 ईसा पूर्व, ये डेट भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी और यहाँ उसने मौर्य शासन की नींव डाल दी थी। तो ये डेट आपको याद रखना है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी और मौर्य शासन की नींव रखी थी। तो ये तो था नंद वंश के बारे में। और आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो था ये महाजनपद और मगध राज के उत्कर्ष के बारे में था। जो अगला वीडियो, जो मेरा अगला लेक्चर होगा, ये मौर्य प्रशासन के बारे में होगा। तो दोस्तों आप लोग घर में रहिए और अच्छे से खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, जिससे कि आप लोगों का इसी बार सिलेक्शन हो जाए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।